हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जो कि अपडेटेड क्लासरूम जो स्टडी मटेरियल फर्स्ट है वो आया हुआ है। उसके अंतर्गत अभी तक हमने इसके दो टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा, जो जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को कवर करता है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ये लेक्चर बनाया गया है, ताकि आप जैसे आपने पीटी 365 इकोनॉमी का देखा, पॉलिटी का देखा, तो उसके साथ साथ आप एक लेक्चर देख लेंगे इसमें पॉलिटी का, तो ये आपका अपडेटेड हो जाएगा। जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज जिस तरीके से कि आपका सब्जेक्ट वाइज वो पीटी 365 रहा है, उसी के साथ ही आपका एक और लेक्चर ऐड हो जाएगा, तो आपका एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनके प्रत्येक टॉपिक पर एक अलग अलग लेक्चर बनाया गया है। कि पॉलिटी का है तो पॉलिटी का सेक्शन उसमें कवर हो जाएगा, एक आईआर का है तो आईआर का सेक्शन, फिर अर्थव्यवस्था का रहेगा तो अर्थव्यवस्था का, पर्यावरण का है तो पर्यावरण का। तो मतलब एक एक लेक्चर के हिसाब से रहेगा। तो आप जब भी पीटी 365 जैसे पॉलिटी का देखा तो साथ में आप ये भी एक लेक्चर देख लें, तो आपका ये रहेगा कि आपका अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर उसमें कवर किया ही गया है, और इसमें आपका जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले उसके टॉपिक के मेजर पॉइंट जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। इकोनॉमी में आता है जैसे समृद्धि विकास में मानव विकास रिपोर्ट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024, सरकारी वित्त जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार का गारंटी, बैंकिंग जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में, कार्ड नेटवर्क, भारत की बीमा परिदर्श, रिजर्व बैंक जिसमें एकीकृत लोकपाल योजना, शहरी सरकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, बैंकिंग क्षेत्र में संबंधित अन्य विकास क्रम, भुगतान प्रणाली एवं अन्य वित्तीय बाजार, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, विनिवेश सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर आते हैं बाह्य क्षेत्रक जिसमें विश्व व्यापार संगठन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, मत्स्य की सब्सिडी समझौता, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, कृषि के अंतर्गत आते हैं जैसे कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नीति, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जिसे पैक्स कहा गया है, भारत की अनाज भंडारण प्रणाली, कृषि विज्ञान केंद्र, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत में फिटटेक, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024, उद्योग और अवसंरचना में आता है उद्योग में प्रमुख कार्यक्रम विकास क्रम, ऊर्जा में जैसे पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन, खनिज तेल का आयात, विद्युत संशोधन नियम 2024, नवाचार और उद्यमशीलता, पेटेंट और डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनिमय, और इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित विकास क्रम दिए गए हैं। तो ये इसके मेजर टॉपिक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जितने भी पीटी 365 और जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ वहां पर उपलब्ध होगी। चलिए तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक। पहले टॉपिक के अंतर्गत आता है समृद्धि एवं विकास। समृद्धि एवं विकास के अंतर्गत देखा जाए बहरहाल टॉपिक आता है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के बारे में, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के शीर्षक को देखा जाए तो इस रिपोर्ट का शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कॉरपोरेशन इन आ पोलराइज्ड वर्ल्ड है। तो इसका ये शीर्षक है। चलिए तो सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के बारे में जानते हैं, फिर इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है और भारत में विश्व में किसका कितना रैंक रहा है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे यूएनडीपी के बारे में। मानव विकास सूचकांक के बारे में देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक जो है 1990 से लगातार प्रकाशित कर रहा है, और यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का एक प्रमुख आधार है। मानव विकास सूचकांक के बारे में देखा जाए तो इसके लिए एक सांख्यिकी माप विधि है, और इसका उपयोग मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों में किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसके मूलभूत आयाम में आता है जैसे दीर्घायु और जीवन, स्वस्थ जीवन, ज्ञान, सम्मानजनक जीवन स्तर इसके अंतर्गत आता है। एसडीआई की गणना की वहाँ कैसे की जाती है इसके बारे में देखें तो एसडीआई में ये 4 सूचकांक दिए जाते हैं।
4 सूचकांक के आधार पर इसमें गणना की जाती है और इन संकेतकों को इन सूचकांकों के आधार पर 0 और 1.0 के बीच में एकल संख्या से संकलित किया जाता है। और एसडीआई का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा एसडीआई का विकास किया गया था। एसडीआई की ये प्रमुख सूचकांक है जिसमें संकेतक दिए गए हैं, ये आयाम दिखाए गए हैं और ये मानव विकास सूचकांक जो इसके आधार पर इसकी गणना की जाती है, मतलब कि एक स्कोर देखा जाता है कि कहाँ का कितना है, जिसमें 0 निम्नतम और 1 जो होता है वह उच्चतम, मतलब कि 0 से 1 के बीच के संदर्भ को दिखाया गया। इसमें निम्न मानव विकास को 0.550 से कम होता है, मध्यम मानव विकास 0.550 से 0.699 होता है और उच्च मानव विकास 0.700 से 0.799 और अति उच्च मानव विकास से 0.80 से 0 से अधिक होता है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक ये आता है। इसके कुछ आयाम होते हैं जैसे कि दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान, सामाजिक जीवन स्तर होता है। संकेतक में जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष प्रति व्यक्ति के बारे में। जीवन प्रत्याशा जिसमें शिक्षा सूचकांक और जीएनआई सूचकांक होता है, जो कि सभी को मिला के एक मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, जो कि 4 आधारों पर यह अपनी रिपोर्ट जारी करता है। एसडीआई की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो इसका उपयोग देश की सरकारें अलग अलग नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कि यदि 2 देशों के बीच में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का लगभग समान है तो एसडीआई यह बताने में मदद कर सकता है कि किन वजहों से मानव विकास के मानकों पर उनके प्रदर्शन का अलग अलग है। चलिए तो एसडीआई की कमियों के बारे में देखा जाए तो एसडीआई मानव विकास के केवल कुछ पहलुओं में ही बताता है, जिसमें असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसे विषयों को शामिल नहीं करता है। एसडीआर 2023-24 में भारत की स्थिति को देखा जाए तो एसडीआई में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत की रैंकिंग 135 थी, जबकि 2022 में 134 और 2018 में 130 रही है। भारत का 2021 में जो स्कोर था वह 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इतनी, मतलब कि 2021 में 67.2 से वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई है। स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष में 2021 में 11.9 से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए हैं। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गई और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो कि 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो $6,542 से $6,951 हो गई। तो इसके अंतर्गत इसका स्कोर आता है। फिर आता है श्रेणी के बारे में कि भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया और पड़ोसी देशों के साथ तुलना करने पर भारत की रैंकिंग में चीन 75, श्रीलंका 78, मालदीव 87, भूटान 125 और बांग्लादेश 129 से भी नीचे रहा है। तो इस तरीके से एसडीआर में भारत की स्थिति को दिखाया गया। एसडीआर 2023-24 में वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो इसमें मानव विकास सूचकांक को वर्ष 2022 में कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और दूसरे तीसरे स्थान पर नॉर्वे और आइसलैंड रही है। और मानव विकास में बढ़ती असमानता को देखा जाए तो इसमें गरीबी और अमीरों के बीच असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है और यह असमानता बढ़ने लगी है, इस तरीके से आती है। अब आता है कि मानव विकास मापन के अन्य सूचकांक के बारे में देखा जाए तो इसमें सूचकांक मापन और भारत के प्रदर्शन के बारे में दिखाया गया। लैंगिक असमानता सूचकांक का मापन 3 प्रमुख आयामों के आधार पर किया जाता है, जिसमें जनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार है। और इसमें 2022 की भारत में रैंकिंग सुधार हुआ और 2022 में 108वें स्थान पर तथा 2021 में 122वें स्थान पर हो गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि एमपीआई विकासशील देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में लोगों के विविध अभावों को मापता है और 2021 में भारत में 230 मिलियन से भी अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। लैंगिक विकास सूचकांक में जीडीआई लैंगिक आधार पर एसडीआई में असमानताओं को मापता है और भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच एसडीआई संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है और एसडीआई उपलब्धियों के मामलों में पुरुष और महिलाओं में 10% से बेहतर स्थिति में रहा है, इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है समानता समायोजित मानव विकास सूचकांक जो कि एसडीआई में 2 तरीके से मापन होता है, जिसमें आईएचडीआई और असमानता के कारण एसडीआई में समग्र हानि। आईएचडीआई में भारत की रैंकिंग 140 भी और इस रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट आई है
और ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत देखा जाए तो यह एंथ्रोपोशीन योग या मानव जनित गतिविधियों में पृथ्वी पर दबाव को एसडीआई के साथ समायोजित करना और ऐसा 2 पीढ़ियों में बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है। और भारत के 127वें स्थान पर भारत ने पीएसडीआई और एसडीआई स्कोर में 3% का अंतर देखा हुआ है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में, जो कि यूएनडीपी के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके बारे में देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। इसमें 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा असमानता को कम करने के लिए यह काम करता है। तथा 2030 के एजेंडा के बारे में बात की जाए तो यूएनडीपी विकास के लिए 6 क्रॉसिंग कटिंग दृष्टिकोण लागू कर रहा है, जिसे सिग्नेचर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य और इसमें यूएनएसडीजी संयुक्त राष्ट्र के लगभग 40 फंड्स कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों और 2030 को आगे बढ़ाने के लिए काम के अन्य निकायों पर एक नेटवर्क होता है। इसकी स्थापना 1966 में यूनाइटेड नेशनल एक्सपेंडिड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और यूनाइटेड नेशनल स्पेशल फंड के विलय से हुई थी। सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत आता है कि यूएनडीपी में मुख्य कार्य गरीबी समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन, विधि का शासन और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। यह सकारात्मक बदलाव का समर्थन करता है तथा इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण और जलवायु आपदा लचीलापन होता है। इसके द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट और वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी फंडिंग जो है वह यूएनडीपी पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, बहुपक्षीय संगठनों, निजी क्षेत्रों और अन्य स्रोतों से प्राप्त स्वैच्छिक फंड पर निर्भर करता है, तो इसके अंतर्गत इसकी फंडिंग है। अब आता है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में, कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्य सर्वेक्षण कार्यालय ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद SCEC 2022-23 जारी किया है। इसके पहले उपभोग व्यय विकास सर्वेक्षण 2021-22 में जारी किया गया था। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में बात की जाए तो इसका उद्देश्य आयोजन परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया है। इसके संचालन करने वाली संस्थाओं में यह सर्वेक्षण NSSO द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्था है। इसकी शुरुआत 1950-51 में हुई थी और यह इसमें 5 वर्षों में एक बार यह आयोजित किए जाने वाली एक संस्था है। और इसके अंतर्गत यह 2017 से 18 के सर्वेक्षण को सरकार ने डेटा से गुणवत्ता में कमी हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के बारे में देखा जाए तो यह एक तरीके से NSSO का हिस्सा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है। और यह MOSIPI के नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और NSSO दोनों शामिल है। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे कराना है और इसके डायरेक्टर जनरल प्रमुख होते हैं। यह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण और अर्बन फ्रेमवर्क आदि पर आयोजित होता है। तथा NSSO में निम्न 4 प्रभाग होते हैं, मतलब कि 4 डिवीजन होते हैं, जिसमें पहला आता है कि सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दूसरा आता है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, तीसरा आता है डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन और चौथा आता है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। इसके अंतर्गत ये प्रमुख डिवीजन आते हैं। SCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें आता है समग्र रुझान के तौर पर कि यह एक तरीके से 1999 से 2000 में बढ़ोतरी जारी की गई है और इसमें ग्रामीण शहरी विभाजन, अमीर गरीब विभाजन को दिखाया गया। राज्यवार अंतर देखने को मिला है कि जिसमें 36 सिक्किम में सबसे अधिक यह रहा है और छत्तीसगढ़ में सबसे कम रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो 9 राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल परिवार का MPCE, जिसमें कृषक परिवारों का उपभोग व्यय 3702 रुपये हो और ऐसा पहली बार है जब कृषक परिवारों का उपभोग व्यय ग्रामीण औसत से कम हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 के बारे में, कि एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने एशिया और प्रशांत में SDG प्रगति रिपोर्ट 2024 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो इसने UNESCAP के द्वारा यह जारी की गई और इसमें 17 विकास सतत लक्ष्यों और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शामिल 169 टारगेट्स की दिशा में वर्तमान प्रगति का अवलोकन प्रस्तुत करना है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिली सफलता और वर्तमान ट्रेंड और इस क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों में सामना की जाने वाली अनोखी चुनौतियों का प्रकाश डाला गया। UNESCAP के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र की 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है और इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में।
1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था और 1974 में इसे एस्केप बन गया था। इसके सदस्य में भारत सहित 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य होते हैं और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, अनुकूलनशील और सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है। फोकस वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक नीतियाँ, गरीबी में कमी, विकास के लिए वित्त पोषण, व्यापार, निवेश और नवाचार होता है, परिवहन, पर्यावरण और विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आपदा जोखिम में कमी, सामाजिक विकास, सांख्यिकी और ऊर्जा इसके फोकस के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर इसके अंतर्गत नजर डाली जाए तो इसमें पहला तो आता है कि प्रगति का धीमी होना, कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2062 से पहले भी 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा इसके संदर्भ में। और डेटा की कमी को देखा जाए तो इसमें 2031 तक एसडीजी संकेतकों में केवल 133 संकेतकों की प्रगति का आकलन करने के लिए डेटा उपलब्ध है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा अन्य समस्याएं जैसे अवैध, अनुसूचित और गैर विनियमित मत्स्य के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में होना, जल की कमी, प्रदूषण, अभाव और अपर्याप्त स्वच्छता सेवाएं आदि होती हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सरकारी वित्त के बारे में। सरकारी वित्त के अंतर्गत आती है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ। सरकारी प्रतिभूतियाँ जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं, जिसके जरिए सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने, उधार लेने की अनुमति दी गई है। सरकारी प्रतिभूति ऋण के बारे में बात की जाए तो यह जीएसएल लेन देन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों को उधार लिया जा सकता है और इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं है। जीएसएल लेन देन के लिए ट्रेजरी बिल सहित केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों और राज्य सरकार के बॉन्ड को जमानत के रूप में रखा जाता है। इसके लाभ को देखा जाए तो यह सरकारी प्रतिभूति बाजार के स्थायित्व और तरलता में वृद्धि करती है और इससे कुशल मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी। यह निवेशकों में निष्क्रिय प्रतिभूतियों का उपयोग करने और पोर्टफोलियो के रिटर्न बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। इससे प्रतिभूति ऋण बाजार में व्यापक भागीदारी की सुविधा प्रदान की जाती है और यह बीमा कंपनियों के जरिए सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ाने में भी मदद करता है, इसके अंतर्गत आता है। सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य इंस्ट्रूमेंट या उत्पाद होता है। यह एक तरीके से एक प्रकार का सरकार के ऋण चुकाने के दायित्व जैसा होता है, क्योंकि सरकार की जब प्रतिभूति जारी करके बाजार से उधार के रूप में फंड जुटाती है तो उसे वापस चुकाना भी होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट होने का कोई जोखिम नहीं होता है और इन्हें रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और इसी के साथ ही एक आता है शब्दावली ट्रेजरी बिल के बारे में। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वह सरकारी प्रतिभूतियों में के अंतर्गत अल्प अवधि वाले बिल कहे जाते हैं। इन्हें आमतौर पर 1 वर्ष से कम जैसे कि 91 दिन, 182 दिन और 394 दिन की परिपक्वता के अंतर्गत रखा जाता है। ये ट्रेजरी बिल जो होते हैं वह शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर आधारित होती है जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और इन्हें अंकित मूल्य पर कुछ छूट देकर जारी किया जाता है और इसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने पर अंकित मूल्य का भुगतान कर लिया जाता है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बात की जाए तो यह सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहे जाते हैं, जिसे डेट सिक्योरिटी कहा जाता है। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, जिसमें 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होती है और इसको जारी करता में भारत ने केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल और बॉन्ड के दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी की हैं। वहीं राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। और सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी के जरिए ही जारी की जाती है और इसके लिए नीलामी ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है, जिसमें ई-कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। सरकारी प्रतिभूतियों के लाभ को देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर कि ऐसी प्रतिभूतियों के कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है क्योंकि इनके पीछे सरकार का समर्थन होता है। दूसरा आता है कि ब्याज दर निश्चित होने के कारण आय सतत स्रोत होते हैं। राज्य विकास ऋण और विशेष प्रतिभूतियां जिसमें ऑयल बॉन्ड, उदय बॉन्ड आदि जैसी प्रतिभूतियां आकर्षक रिटर्न प्रदान करती हैं। अलग अलग प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने के समग्र जोखिम को करने में मदद मिल सकती है। बाजार में इनका व्यापार करना आसान हो जाता है, जिससे निवेशक इन्हें तुरंत खरीद और बेच सकते हैं। इन्हें रेपो मार्केट में धन उधार लेने के लिए जमानत के रूप में रखा जाता है, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख लाभ होते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद कार्यक्रम, जिसे जी-सेप कहा जाता है। यह एक तरीके से आरबीआई बाजार से जी-सेप खरीदने के लिए खुले बाजार की गतिविधियों का संचालन करती है। इसमें कार्यक्रम सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारों को बाजार के अत्यधिक उतार चढ़ाव में बचाने में मदद करती है।
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, जो कि रिटेल निवेशक आरबीआई के जी-सेक प्लेटफॉर्म की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा के लिए योजना है, और यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण के लिए प्राथमिक बाजार रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख पहले आती हैं। अब आते हैं राज्य सरकार की गारंटी के बारे में, कि स्टेट गवर्नमेंट गारंटी के बारे में, जो कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के बदले राज्य सरकार की गारंटी पर गठित कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की है। सरकारी गारंटी के महत्व को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि सरकारी संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं या गतिविधियों की व्यवहार्यता में सुधार होता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिसमें कम ब्याज दर पर और उससे अधिक अनुकूल शर्तों पर फंड जुटाने में सक्षम होती है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों में रियायती ऋण लेते समय ऐसे मामलों में सहायता मिलती है जहां संप्रभु, जो कि देश की केंद्र सरकार द्वारा गारंटी की एक पूर्व शर्त होती है, इसके इम्पोर्टेंस के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी क्या होती है, इसके बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से ऋण वापस करने के लिए राज्य के ऊपर एक तरह का कानूनी दायित्व होता है, जिसमें राज्य को ऋण भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, और इसमें ऋणी को डिफॉल्ट होने की स्थिति में किसी निवेशक या ऋणदाता को जोखिम से बचाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार के लिए गारंटी दे सकती है, और इसमें भारत की संचित निधि से इसे चुकाया जाता है, और जब संसद द्वारा इसे निर्धारित सीमाओं के दायरे में इसे होता है। और अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य सरकार संचित निधि की वर्ग अपने विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के दायरे में उधार ले सकती है और उसकी गारंटी भी दे सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की वर्तमान स्थिति के बारे में की बात की जाए तो इसका दायरा एक तरीके से 2018 से 21 की अवधि के दौरान राज्य वार गारंटी की डेटा से पता चलता है कि इसमें अधिकांश राज्यों के मामले में गारंटी की बकाया राशि जीएसडीपी में 10% कम है, और गारंटी की बकाया राशि राज्यों में सिक्किम में 12%, तेलंगाना में 12% और आंध्र प्रदेश में 10.4% और उत्तर प्रदेश में 8.8% है, जिसमें कई राज्यों में अधिक गारंटी अपने डिस्कॉम के लिए ऋण देती है। राज्यों द्वारा दी जाने वाली गारंटी संबंधी मुद्दे की बात की जाए तो इसमें पहला आता है नैतिक खतरे, कि गारंटी कभी कभी समस्याएं भी पैदा करती है, जिसमें अधिकतर मामलों में देखा गया है कि गारंटी प्राप्त दायित्वों को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि राज्य में गारंटी मिली हुई है। राजकोषीय जोखिम देखने को मिलता है और निजी निवेश में कमी आती है। इस तरीके से इसके संबंधित मुद्दे दिखाई देते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात 2022 से 2023 में कम होकर 3.9% रह गया है। ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें पहला आता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट में 2022-23 में 12.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 9 वर्षों से अधिक वृद्धि है। 2022-23 के दौरान बैंकों के द्वारा दी गई धोखाधड़ी की कुल राशि 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जिसमें धोखाधड़ी में शामिल औसत राशि 1 दशक से कम रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में CRAR सितंबर 2023 के अंत तक 16.8% तक पहुंच गया है। तथा अब आता है इसके अंतर्गत शब्दावली आती है, जैसे कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के बारे में, कि इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में से जाना जाता है। यह जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात होता है, और वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त ऋण देने और इसके चलते दिवालिया होने से बचने के लिए केंद्रीय बैंक और बैंकों विनिमय में द्वारा CAR के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत आता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में बात की जाए तो यह किसी ऋण या पर दिए ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया होने पर NPA में बदल जाती है। इसमें GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां उन परिसंपत्तियों के अंतर्गत आती हैं जिनमें उन परिसंपत्तियों को जोड़ दिया जाता है जिन्हें NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। NPA के वर्गीकरण को देखा जाए तो इसमें 3 तरीके से होती है। पहली तो आती है कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरी आती है डाउटफुल एसेट्स और तीसरी आती है लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो ऐसी एसेट्स होते हैं जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए NPA में बने रहते हैं। डाउटफुल एसेट्स वो होते हैं जो कि 12 महीने के अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बने रहते हैं। लॉस एसेट्स वो तरीके के होते हैं जिसमें परिसंपत्ति जिसे बैंक पूरी तरह से राइट ऑफ या बट्टे नहीं करते हैं, लेकिन हानि के रूप में अपने खाते में
दर्ज करते हैं उन्हें लॉस एसेट्स कहा जाता है। और सामान्यतः बैंक द्वारा आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा आरबीआई द्वारा ऐसे एसेट्स को लॉस या हानि मान लिया जाता है। अब आते हैं एनपीए के कारण के बारे में बात की जाए तो पहला आता है कि ऋण देने की दोषपूर्ण प्रक्रिया, जो कि किसी व्यक्ति या संस्था के साथ ऋण चुकाने की क्षमता या उसके पुराने क्रेडिट विवरण की अच्छी तरह से जांच किए बिना ऋण दिया जाता है, और इस तरह पीएसपी में एनपीए की समस्या पैदा होती है। बिलफुल डिफॉल्टर के कारण होता है, औद्योगिक रूढ़ता होती है तथा बेनामी के मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं। गैर निष्पादित संपत्तियों के परिसंपत्तियों से संबंधित प्रभाव को देखा जाए तो पहला आता है कि एनपीए में वृद्धि की वजह से बैंक अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण नहीं दे पाते हैं, जो कि आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती है। इससे रोजगार के अवसरों में कमी आती है और मुद्रास्फीति जैसी समस्या उत्पन्न होती है। एनपीए में वृद्धि होने से बैंकों के घाटों को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। इससे व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। एनपीए में वृद्धि के कारण बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन और व्यवसाय प्रभावित होता है, और इस वजह से अदालत में ऐसे लंबित मामलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। साथ ही ऋण वसूली के मामलों की अधिक संख्या का निपटान करने के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध नहीं है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है एनपीए को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की जाए तो पहला आता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में सिक्योर्ड ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने का ऋणी द्वारा जमानत के रूप में रखी गई परिसंपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार देता है। ऋण वसूली अधिकरण इसके अंतर्गत आता है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में लागू की गई, जिसमें इस अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका लक्ष्य बैंकों में एनपीए को कम करना है, जिसमें वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करना होता है। इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पीएसपी में सुधार करना और उसका पुनर्पूंजीकरण करना होता है। अब आता है नेक्स्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए नए नियमों और विनियमों की घोषणा की हुई। नए नियमों के बारे में बात की जाए तो इसमें यूपीआई से लेनदेन की सीमा में वृद्धि देखी गई है, जो कि यूपीआई से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए किए जाने वाले भुगतान संबंधी प्रत्येक लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। और सामान्य लेनदेन के मामले में 24 घंटे में यूपीआई पेमेंट के लिए अधिकतम लिमिट 1 लाख रुपये है। हालांकि पूंजी बाजार में, जहां पर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड आदि में कलेक्शन यानी कि क्रेडिट भुगतान, ऋण भुगतान, ईएमआई में, बीमा आदि जैसी श्रेणियों में इसका अपवाद है, जहां पर यह 2 लाख रुपये इसकी सीमा है। आवर्ती या रिकरिंग ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई मैंडेट्स में वृद्धि के बारे में बात की जाए तो यह है क्रेडिट कार्ड भुगतान, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिफिकेशन के बिना ई मैंडेट्स में भुगतान की सीमा 15,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दी गई। और फिनटेक रिपोजिटरी की स्थापना के अंतर्गत इसमें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 में उसके पहले इसके संचालन किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आता है। यूपीआई के बारे में बात किया जाए तो यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ती है, जिसमें एप्लीकेशन से ही फंड ट्रांसफर जैसी कई बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें तत्काल भुगतान सेवा प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। विदेशी बाजारों में भारत का यूपीआई ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल, भूटान जैसे देशों में कुछ क्षेत्रों में भुगतान के लिए यूपीआई सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यूपीआई 123 पे में यह फीचर फ़ोन यूजर्स के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली होती है, जिसमें यूजर्स सुरक्षित तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई को शुरू की गई नई सुविधाओं के बारे में बात की जाए तो इसमें पहला आता है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, जो कि यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्ण में स्वीकृत ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट एक्स, जो कि इसके जरिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाला किसी भी डिवाइस के माध्यम से ऑफलाइन मोड में धन भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक तरीके से कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जो कि 2 डिवाइसेस के भीतर संचार स्थापित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय रेडियो फील्ड के माध्यम से डेटा को प्रसारित करती है। यूपीआई टैप एंड पे के बारे में, जो कि व्यापारियों को एनएफसी आधारित क्यूआर कोड की मदद से बिना पिन डाले एक टैप से भुगतान कराने की सुविधा प्रदान करता है। आवाज़ आधारित भुगतान, जिसमें हेलो यूपीआई, जो कि इसकी मदद से यूजर्स केवल वॉइस कमांड देकर अपना पिन डालकर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारत बिल पे कनेक्ट, जिसमें ग्राहक केवल हाई बोलकर या मिक्स्ड कॉल देकर अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं। तो यूपीआई के द्वारा ये कुछ नई सुविधाएं शुरू की गई हैं।
अब आता है भारत में कार्ड नेटवर्क के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड नेटवर्क के बिजनेस का उपयोग करने के लिए एक अनधिकृत भुगतान को रोकने का आदेश दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत अधिकृत कार्ड या नेटवर्क डेबिट या क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के और गैर बैंकिंग के साथ समझौता करती है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन की प्रोसेसिंग करने वाली कंपनियां व्यवसायों में शुल्क लेती हैं, जिससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो बैंकों की ग्राहकों के जारी किए जाने पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का चयन है तथा इसमें आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ताओं में 1 अक्टूबर 2023 से ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क में से किसी को चुनने का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा हुआ है। भारत में कार्ड नेटवर्क बाजार के बारे में बात की जाए तो यह भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क है जो कि जिनकी संख्या 5 है, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डायनर्स क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस है। जिसमें रुपे जो है भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है और इसे एनपीसीआई द्वारा वैश्विक पेमेंट मार्केट में भारत के प्रवेश में मदद करने में शुरू किया गया। डेबिट कार्ड सेगमेंट में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें 70 करोड़ कार्ड में 65% बाजारी हिस्सेदारी होती है और क्रेडिट कार्ड बाजार में वीजा और मास्टर कार्ड का दबदबा है, जिसमें दोनों के पास भारत के 90% क्रेडिट कार्ड का बाजार का स्वामित्व होता है। अब आता है एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में, जो कि एक खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक तरीके का अम्ब्रेला संगठन है। इसकी उत्पत्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। इसका संरचना एक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसमें एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई पहलों और वित्तीय सेवाओं में तत्काल भुगतान सेवा, नेशनल ऑटोमेटिक क्लीयरिंग हाउस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, एकीकृत भुगतान इंटरफेस आदि आते हैं। अब आता है भारत में कार्ड नेटवर्क इकोसिस्टम विनिमय के बारे में, जिसमें पहला आता है प्राथमिक विनियामक के रूप में आरबीआई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत कार्ड नेटवर्क के तहत भारत में भुगतान प्रणालियों की देखरेख और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। इसने गवर्न करने के लिए कानून है, जिसमें पीएसएस एक्ट 2007 में पेमेंट सिस्टम की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जो कि भुगतान करने वाले और लाभार्थी के बीच पेमेंट लेन देन को संभव बनाती है, जिसमें क्लीयरिंग, भुगतान और निपटान सेवा या ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है भुगतान और निपटान प्रणाली के अधिनियम 2007 के बारे में, जिसको 12 अगस्त 2008 को लागू किया गया था और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में भुगतान प्रणालियों के विनिमय और परिवीक्षण का प्रावधान करना है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इससे संबंधित सभी मामलों विनिमय के लिए अधिकृत करना भी होता है। अब आता है भारत में बीमा परिदृश्य के बारे में बात की जाए तो यह राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने भारतीय बीमा परिदृश्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत इस रिपोर्ट के बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो पहला तो आता है स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा अंतराल, जो कि इस कवरेज को 73% अंतराल मौजूद है, जिसमें 40 करोड़ लोगों के यानी कि देश की कुल 31% आबादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज इसमें प्राप्त नहीं है। बीमा सुरक्षा अंतराल, जिसमें देश भर में 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के समूह में जीवन बीमा सुरक्षा अंतराल 87% और मृत्यु बीमा सुरक्षा अंतराल 90% से अधिक है। प्राकृतिक आपदा बीमा, जिसमें 95% आबादी के बाद प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा का कवरेज नहीं है। पेंशन और एन्युटी कवरेज, जिसमें केवल 24% कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना में पंजीकृत और फसल बीमा, जिसमें कवरेज प्राप्त किसानों की 6.1 करोड़ से घटकर 2023 में 5.2 करोड़ रह गई है। भारत में बीमा क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो इसमें कुल प्रीमियम राशि आधार पर भारत 2021 में वैश्विक बीमा बाजार में 10वें स्थान पर है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बीमा पहुंच या पैठ में, जिसमें 2001 से 2002 में 2.071 से % और 2021-22 में यह बढ़कर 4.2% हो गई है। अब आता है कि भारत में बीमा क्षेत्रक विनिमय के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक विशेष कामकाज बीमा व्यवसायों के कामकाज के लिए एक विधायी फ्रेमवर्क अपनाया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक तरीके से एक वैधानिक निकाय है जो कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। इसके मुख्य कार्य में आता है कि यह बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनिमय, प्रसार और वृद्धि सुनिश्चित करता है और यह वित्त मंत्रालय के अधीन नीति निर्माण और बीमा संबंधी अलग अलग कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। और राष्ट्रीय बीमा अकादमी की स्थापना 1980 में बीमा, पेंशन और समृद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब आता है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की हुई है।
इस रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ORBIO को CRPC के पास लगभग 7 शिकायतें दर्ज की गई और शिकायतों का जो तरीका है वह कुल प्राप्त शिकायतों में से लगभग 85.64 शिकायतें डिजिटल मोड में प्राप्त हुई हैं, जिसमें 98% शिकायतों का निपटारा किया गया। इसके अंतर्गत आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर जाना जाए तो यदि आपको किसी बीमा कंपनी या बीमा ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी है तो आप बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इससे विनियमित करने वाले प्राथमिक कानून है जैसे बीमा लोकपाल नियम 2017, बीमा लोकपाल संशोधन नियम 2023। इसके अलावा PFRDA यानी कि सब्सक्राइबर की शिकायत का निवारण विनिमय 2015 के तहत पेंशन से जुड़ी सेवाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान आते हैं जिसके अंतर्गत आप अपनी शिकायत इसमें दर्ज करा सकते हैं। अब आता है कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो इसे RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। इसका प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी रूप से समाधान करना है। इसके अंतर्गत 3 लोकपाल योजनाओं को RBI के द्वारा एकीकृत किया गया है, जैसे कि बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लोकपाल योजना 2018, डिजिटल बैंकिंग लोकपाल योजना 2019। इसका उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान प्रदान करना है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सरकारी वित्त विकास निगम लिमिटेड का गठन किया हुआ। इसके बारे में देखा जाए तो यह एक तरीके से 2019 में RBI के द्वारा NUCFDC के गठन हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी को विनियमित कर एक मंजूरी दी गई थी। यह एक तरीके की ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रीय सहकारी समिति है, जिसे 1977 में बहुराज्य सहकारी समिति के अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसकी भूमिका में देश में USCBs और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की एक शीर्ष स्तरीय प्रोत्साहन संस्था होती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। NUCFD की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसके बारे में देखा जाए तो यह UCBs के समस्याओं को हल करने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गेटवे के रूप में कार्य कर सकता है और इसमें RBI की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह अम्ब्रेला संगठन लघु आकार के UCBs के विलय की जगह एक वैकल्पिक जगह प्रदान करती है। इसकी वैधानिक स्थिति को देखा जाए तो यह NUCFDC का एक अम्ब्रेला संगठन है जिसे RBI के साथ टाइप 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गैर जमा स्वीकारकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके NUCFDC के प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो यह एक तरीके से तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करती है, जिसमें पूंजी जुटाकर कुल 300 करोड़ रुपए के पूंजी आधार तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर UCB की सहायता की जा सके। बेनामी संबंधी नियमों को पालन के लिए आसान बनाया गया और एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत यह NUCFDC UCB की अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के बारे में कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें पहला आता है दीर्घकालिक अवसंरचना वित्त पोषण, जो कि अब तक का NABFID ने कुल 86,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, जो 50% स्वीकृत परियोजनाओं की वित्त पोषण अवधि 20 से 50 वर्षों की रही है। इसका सहयोग NABFID दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने, ज्ञान साझाकरण आदि की सुविधा के लिए कई बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें सलाहकारी सेवाओं में आता है लेन देन संबंधी सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ सहयोग किया गया। NABFID के बारे में बात की जाए तो इसे 2021 में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 के तहत इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसमें विकास वित्त संस्था एक तरीके से विशेषीकृत विकास वित्त संस्था के रूप में स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य भारत के अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देना होता है।
इसका उद्देश्य भारत में अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें बॉन्ड और डेरिवेटिव्स के बाजार के विकास को मजबूत करना है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सतत रूप से बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत आता है। इसमें 4 अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है एग्जिम बैंक, दूसरा आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और तीसरा आता है राष्ट्रीय आवास बैंक, और चौथा आता है सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के बारे में। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वितीय संशोधन विनिमय 2023 और पेंशन फंड विनिमय 2023 में अधिसूचित किया हुआ है। पेंशन फंड संशोधन नियम 2023 में साइबर सुरक्षा नीति, आउटसोर्सिंग नीति जैसे अनुपालन संबंधी प्रावधान में वृद्धि की गई है, जिसमें प्रायोजिक बैंक की प्रशासन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप होता है। पेंशन फंड के लिए प्रकटीकरण से जुड़े प्रावधानों में वृद्धि की गई है। यह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम और समन नीति लागू करेगा, इसके अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वितीय संशोधन अधिनियम में विनिमय 2023 के बारे में। यह संशोधन के जरिए ट्रस्टीज की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है, जिसमें भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत एनपीएस ट्रस्ट का गठन किया गया, और यह एनपीएस ट्रस्ट फंड की निगरानी व संचालन के लिए एक जिम्मेदार मध्यवर्ती के रूप में काम करता है, और ट्रस्टी बैंक एक तरीके से अपने दर्जे और नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा, जिसमें PFRDA की पूर्व स्वीकृति प्रदान करनी होती है। PFRDA के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना भारत सरकार के एक पेंशन क्षेत्र के विस्तार, विकास, विनिमय के लिए 2003 में एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसे 2013 में यह अधिनियम पारित किया गया, और यह एक वैधानिक निकाय है जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों में कम से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। PFRDA के कार्यों को देखा जाए तो इसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति, बचत संबंधित मुद्दों और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर सब्सक्राइबर्स और जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना है, तथा एनपीएस तथा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अनुमोदित ऐसी अन्य योजनाओं को सब्सक्राइबर के हितों की रक्षा करना होता है। PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अटल पेंशन योजना को विनियमित करता है। अब आता है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य विकास क्रम की बात की जाए तो इसमें आता है प्रोजेक्ट गैया। प्रोजेक्ट गैया जो है वह केंद्रीय बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के विश्लेषण के लिए प्रोजेक्ट गैया का अनावरण किया है। यह एक तरीके से बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब ईरो सिस्टम, बैंक फॉर ऑफ स्पेन आदि के सहयोग से शुरू किया गया, और यह वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी जोखिम के विश्लेषण की सुविधा के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष रूप से लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल का लाभ उठाता है। घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंकिंग के बारे में देखा जाए तो यह इसे 2023 में RBI के द्वारा इस सूची को जारी किया गया था, और इसमें DSIBs का दर्जा अग्रलिखित आधारों पर होता है, जैसे उनका आकार, उनकी अंतर्संबद्धता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान, अवसंरचना आसानी से उपलब्ध ना होना और जटिलता होता है। यह परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं जिसमें इतनी बड़ी होती हैं कि इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती है, और इसका विनिमय पहली बार RBI के द्वारा 2014 में एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था, और इसमें बैंकों को 5 बकेट्स में रखा जाता है, जिसमें भारत के DSIBs भारतीय बैंक के बकेट 4 में, HDFC बैंक बकेट 2 में, ICICI बैंक को बकेट 1 के अंतर्गत रखा जाता है। अब आता है मॉडल आधारित ऋण प्रक्रिया के बारे में कि यह RBI ने गवर्नर और बैंकों और NBFC को मॉडल आधारित एल्गोरिथम लैंडिंग के प्रति सचेत किया है। यह रिमोट और ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रक्रिया है, जो कि यह मॉडल ग्राहक बनाने, ग्राहक के क्रेडिट आकलन, ऋण मंजूरी, ऋण वितरण, ऋण वसूली संबंधित ग्राहक सेवा के डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। इसका लाभ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है तथा ऋण एप्लीकेशन पर तेजी से कार्रवाई की जाती है, और इसकी जनता और पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सटीक विश्लेषण करना कठिन होता है। अब आता है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार के बारे में बात की जाए तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत पहला आता है कि इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम को संशोधित विनियामकी फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा बढ़ाना होता है।
भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यह सभी प्रकार के बिल भुगतान में एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य एजेंट्स, रिटेल दुकानों, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल सेवा प्रदान करता है और इस पर भुगतान करने के अलग अलग मोड उपलब्ध होते हैं जिसमें भुगतान की रिसिप्ट भी तत्काल प्राप्त होती है। बीबीपीएस के लिए विनियामकी फ्रेमवर्क के बारे में बात की जाए तो यह गैर बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर को ऑपरेट यूनिट्स के रूप में बिल भुगतान प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी गई है और इस प्रणाली में जुड़े होने वाले तकनीकी मानक, भागीदारी मानदंड, इनके संचालन से संबंधित नियम विनिमय तय करने की जिम्मेदारी बीबीपीसीयू की होती है। अब आता है पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में कि यह एक तरीके से जूस पे, जोहो, डिसेंट्रो और पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई की अनुमति मिल गई है। पेमेंट एग्रीगेटर एक ऐसी संस्था होती है जिसमें ई कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों के ग्राहक से अलग अलग प्रकार के भुगतान इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करने की सुविधा देता है और इससे व्यापारियों को अपनी अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते और एकत्र करते और इन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे से अलग होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेमेंट गेटवे फंड प्रबंधन में किसी भी भागीदार के बिना पेमेंट लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विनिवेश के बारे में। विनिवेश के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अपने विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विफल रही है और अब तक क्या यह विनिवेश से केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सके हैं, जो कि वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपए रखा गया है। विनिवेश क्या होते हैं और विनिवेश क्यों किया जाता है, इसके बारे में देखा जाए तो विनिवेश एक उसे कहा जाता है जब सरकार और कोई संस्था किसी कंपनी की अपनी हिस्सेदारी को बेचती है और इसके लिए 3 अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे माइनॉरिटी निवेश का होना, जिसमें कंपनी 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी अपने पास रखती है। दूसरा आता है मेजॉरिटी निवेश, जिसके अंतर्गत विनिवेश के बाद सरकारी कंपनी में अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी बनाए रखती है। और तीसरा होता है पूर्ण निजीकरण, जो कि इसके तहत सरकार किसी कंपनी की 100% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच सकती है। इसमें सरकार की कंपनी का कोई परिणामी नियंत्रण और स्वामित्व नहीं होता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विनिवेश क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी अब बात की जाए तो विनिवेश जो है एक ऐसा राजकोषीय बोझ में कमी लाने के लिए किया जाता है क्योंकि इससे प्राप्त धन का उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अन्य उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन बढ़ाने में के लिए होता है और अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों की उनकी क्षमता से उपयोग चलते ही विनिवेश किया जाता है। यह गैर रणनीतिक क्षेत्रों को और निष्क्रिय पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों में सरकार की संलग्नता को समाप्त करने के लिए है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता को और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने हैं, जिसमें गैर आवश्यक सेवाओं और गैर राजनीतिक बनाने के लिए इसके अंतर्गत होता है। अब आता है विनिवेश के तरीकों को देखा जाए तो इसमें आता है प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश होना, जिसके तहत गैर सूचीबद्ध शेयरों की पहली बार बिक्री की जाती है। इसमें सीपीएसई के द्वारा जो बिक्री की जाती है उसके बारे में देखा जाए तो यह ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके तहत किसी सूचीबद्ध सीपीएसई के नए शेयरों को जनता के समक्ष बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ऑफर फॉर सेल, जिसके तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर शेयरों की नीलामी की अनुमति दी जाती है। रणनीतिक बिक्री, जिसके तहत सरकारी शेयरधारता में बड़े हिस्से की बिक्री की जाती है। संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम, जिसके तहत केवल वित्तीय संस्थानें पेशकश में भाग ले सकते हैं। सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जिसके तहत ईटीएफ की पेशकश के जरिए अलग अलग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सीपीएसई में सरकार अपनी हिस्सेदारी में एक साथ बिक्री करती है। अब आता है निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के बारे में, जिसे 1999 में भारत सरकार की एक अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी, जिसे 2016 में DIPAM नाम दिया गया था। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य कुशल वित्तीय प्रबंधन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना है तथा यह बिक्री प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट या अन्य मोड के माध्यम से केंद्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित मामले का प्रबंधन करता है। अब आता है सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में बात की जाए तो इसमें पहला आता है T+0 निपटान के बारे में। यह सेबी के बोर्ड में 1440 बैठक को प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सेबी ने कुछ सीमित शेयरों और ब्रोकर्स के लिए वैकल्पिक T.0 निपटान का बीटा वर्जन शुरू करने की घोषणा की।
T.0 निपटान फंड और प्रतिभूति लेन देन दोनों को ट्रेड यानी खरीद बिक्री के दिन ही निपटाने की अनुमति देता है और वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति बाजार T+1 निपटान व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जिसमें ट्रेड का निपटान यानी सेटलमेंट खरीद बिक्री के अगले दिन होती है। T+0 निपटान के लाभ को देखा जाए तो इसमें आता है निवेशित धन त्वरित मिल जाने पर उसे फिर से शीघ्र निवेश किया जाता है। कारोबारी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से तेजी से अधिक लाभ कमा सकते हैं। शेयरों की खरीद बिक्री करने वाले दूसरे पक्ष को जोखिम से बचाता है, जिसमें चूंकि ट्रेड का निपटान तुरंत हो जाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें सेबी सूचकांक प्रदाता विनिमय 2024 के बारे में, जिसे सेबी ने भारत में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के आधार पर महत्वपूर्ण सूचकांक का प्रबंधन करने वाले सूचकांक प्रदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया और यह सूचकांक प्रतिभूतियों की एक बास्केट के मूल्य में उतार चढ़ाव को मापता है। प्रतिभूति अपीली अधिकरण या सेट के बारे में, जो कि एक पूर्ण पीठ की अनुपस्थिति के अधिकरण का कामकाज इसके अंतर्गत प्रभावित होता है, जिसमें इस मामले में निपटान में देरी और बाधा उत्पन्न होती है। प्रतिभूति अपीली प्राधिकरण एक तरीके से भारतीय प्रतिभूति और बेनामी बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसके अंतर्गत कुछ अपीलें सुनवाई करता है, जिसका निपटान जैसे सेबी, पेंशन निधि बेनामी विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये किया जाता है। अब आता है शॉर्ट सेलिंग के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी में इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया है कि शॉर्ट सेलिंग से हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ है। शॉर्ट सेलिंग के तहत कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट से उन शेयरों को बेच सकता है और इसके तहत कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में गिरावट की उम्मीद ब्रोकर से शेयर में उधार लेकर उसे बेच सकता है और इसकी उम्मीद उस प्रकार से होती है कि जब शेयर के मूल्य में गिरावट होती है तो उसमें खरीदार ब्रोकर के पास कर देता है और इस तरह वह लाभ भी कमाता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक बाह्य क्षेत्रक के बारे में। बाह्य क्षेत्रक के संदर्भ में सबसे पहले आता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखा जाए तो इसे WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी सदस्य देशों के लिए लाभ के लिए ओपन ट्रेड सुगम बनाना है, जिससे यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई और WTO का गठन उरुग्वे दौर में 1986 से 1994 के वार्ताओं से हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य में 166 सदस्य देश हैं, जिसमें कोमोरोस और तिमोर लेस्ते सहित 2024 में इसे जोड़ा गया है, जिसमें भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य में से एक है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की मदद करना, जिससे भी व्यापार का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सके, रोजगार के अवसर पैदा कर सके और लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। संगठनात्मक संरचनाओं के बारे में बात की जाए तो इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होते हैं वह WTO के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निकाय है, जिसे आमतौर पर बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में की जाती है। संगठनात्मक संरचना में जनरल काउंसिल के अंतर्गत देखा जाए तो यह जेनेवा स्थित WTO का निर्णय लेने वाला निकाय है, जो कि WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। इसके कार्य में देखा जाए तो WTO के व्यापार समझौते की देखरेख करना, व्यापार वार्ताओं के हेतु एक मंच रूप में कार्य करना, व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करना, देशों की व्यापार संबंधी नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना है। WTO के द्वारा कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और WTO एनुअल रिपोर्ट इसके अंतर्गत जारी की जाती है। WTO की कुछ हालिया प्रमुख उपलब्धि के बारे में बात की जाए तो इसमें $1.3 ट्रिलियन का ऐतिहासिक सूचना प्रौद्योगिकी समझौता संपन्न हुआ है, जिसमें 2014 में एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद समझौते का संशोधित रूप लागू हुआ है। 2015 में यह $1.3 ट्रिलियन का ऐतिहासिक सूचकांक प्रौद्योगिकी समझौता संपन्न हुआ है और 2017 में यह किफ़ायती वस्तुओं तक गरीब देशों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए ट्रिप्स समझौते से संशोधन किया है या ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इसके अंतर्गत लागू हुआ है। इसमें पिछले 5 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें MC9 बाली 2013 में, MC10 नैरोबी 2015 में, MC11 ब्यूनस आयर्स 2017 में, MC12 जेनेवा 2022 में और MC13 अबू धाबी में 2024 में है, जो कि न्यूनतम हुआ है। सबसे गंभीर चुनौतियों के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है विकासशील और विकसित देशों के बीच आम सहमति होना, निष्क्रिय विवाद निपटान प्रणाली और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के संदर्भ में आता है, इसके अंतर्गत ही आता है।
अब आते हैं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा संगठन के बारे में कि यह एक तरीके से हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात अबू धाबी में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में पब्लिक व स्टॉक होल्डर से जुड़े मुद्दों को कोई स्थायी समाधान नहीं पाया है तथा भारत में इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर रहा है। पब्लिक स्टेक होल्डिंग नीति के बारे में देखा जाए तो यह एक तरीके से सरकार किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और इसमें भारत सरकार की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के तहत एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदती है और उनका भंडारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों के जरिए वितरित करती है। डी मिनिमस सीमाएं जो कि विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार किसी देश के कुल सब्सिडी बिल उस देश के फसल उत्पादन मूल्य से विकासशील देशों के मामले में 10% और विकसित देशों के मामले में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्टॉक होल्डर के देशों में के बीच मतभेद को देखा जाए तो विकासशील देशों में यह प्रक्रिया भारत और अन्य विकासशील देशों में सब्सिडी की डी मिनिमस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है और विकसित देशों में अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉक होल्डर की व्यवस्था विकृत बाजार को विकृत करती है। पीस क्लॉज और भारत के रुख के बारे में बात की जाए तो पीस क्लॉज बाली इंडोनेशिया में आयोजित 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के अंतरिम समाधान के लिए पीस क्लॉज का प्रावधान किया है। पीस क्लॉज में डब्ल्यूटीओ की 11वीं मंत्री स्तरीय तक जारी किया गया और यह सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण इसे अभी तक जारी रखा गया। भारत की मांग के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारत पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की समस्या का स्थायी समाधान चाहता है जिसके अंतर्गत भारत में खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के फॉर्मूले का बदलाव जैसे उपाय सुझाए गए। संबंधित सुर्खियों में आता है G77 के बारे में जो कि डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले कृषि व्यापार बढ़ाने का आह्वान किया गया जिसमें 47 सदस्य देश हैं और इसमें फ्रेंड ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट भी कहा गया है। विकासशील देशों का संगठन है जो कृषि वस्तुओं के घरेलू बाजारों को सीमित करने से खोखले का समर्थन है जिसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि देश शामिल है।